गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरू एंड आज मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है लुब्रिकेंट्स। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि लुब्रिकेंट्स होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। लुब्रिकेंट्स क्या होता है कि जो जो हमारे पास मशीनरी होती है, जितनी भी मशीनरी पार्ट्स हैं जो भी हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो जो होता है बहुत सारे पार्ट से मिलके बनता है। आयरन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे रब होते रहते हैं। जब मशीन चलती है तो आपने देखा है कि पार्ट्स जो है वो हिलते हैं। ठीक है, जब वो पार्ट्स हिलते हैं तो वो पार्ट्स क्या होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर हिलते हिलते एकदम काम करना बंद कर देते हैं। मीन्स वो पार्ट्स जो हैं उनको कुछ मूव करने में प्रॉब्लम फील होना शुरू हो जाती है जब मशीनरी पुरानी हो जाती है। ठीक है, वो क्यों होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन। जब कोई पार्ट एक दूसरे पार्ट के ऊपर रब करता है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि मशीनरी को प्रॉपर वर्क करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, जिसके कारण मशीनरी जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी भी चीज को प्रॉपरली काम नहीं करने देता। और फ्रिक्शनल फोर्स होता क्यों है? क्योंकि कोई भी पार्ट, तो हमारे पास दो सरफेसेस है। ठीक है, हमारे पास दो सरफेसेस होते हैं। ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर रब हो रहे हैं, मींस ऐसे स्लाइड हो रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जिसके कारण ये जो दोनों पार्ट्स हैं एक दूसरे के ऊपर जो प्रॉपर तरीके से स्मूथली जो है वो स्लाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता क्यों है? कॉज क्या होता है उस फ्रिक्शनल फोर्स का? कि जो ये आपको कोई भी सरफेस चाहे आपको कितना भी स्मूथ नजर आए, बट उसमें कुछ इरेगुलरिटीज जरूर होती है। मीन्स ऐसे अप्स एंड डाउन जरूर होते हैं। ठीक है, तो पीक्स एंड वैलीज बोलते हैं इसको हम, पीक्स एंड वैलीज। एक सरफेस की पीक्स एंड वैलीज दूसरे सरफेस की पीक्स एंड वैलीज में इंटरलॉक हो जाती है। इंटरलॉक, इंटरलॉक का मतलब होता है ऐसे जकड़ाव, मतलब एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर आसानी से मूव नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, जिसके कारण मशीन जो है वो उसका वर्क जो है वो खराब हो जाता है और उसमें हीटिंग प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। अब कोई भी अप्लायंस है अगर वो हीट होना शुरू कर देगी तो हीटिंग होने से उसकी डैमेज जो होती है वो जल्दी होती है। तो इन सारी चीजों को बचाने के लिए, मींस मशीनरी पार्ट्स को इन सारे इफेक्ट से बचाने के लिए हम एक लेयर को मशीनरी के दो पार्ट्स के बीच में लगा देते हैं। और जो वो लेयर होती है ना, जिसको हम लगाते हैं ताकि मशीनरी के जो पार्ट्स है स्मूथली एक दूसरे के ऊपर रन करें, उसको हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो चीज होती है जिसके कारण जो है हमारी मशीनरी जो है वो स्मूथली एक दूसरे के ऊपर रन करती है। ठीक, तो आगे हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा मैंने आपको बताया कि जो हमारा मशीनरी होती है वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण एक दूसरे के ऊपर ढंग से रब नहीं कर पाती है, मूव नहीं कर पाती है। और उस चीज को बचाने के लिए, मशीनरी को डैमेज से बचाने के लिए हम लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, जिसके कारण मशीनरी स्मूथली वर्क करती है। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होता है? एनी सब्सटेंस which can be applied between two surfaces, okay, to minimize friction. ठीक है, टू मिनिमाइज फ्रिक्शन उसको हम क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट्स। और एक और चीज होती है, ये तो हो गया हमारा लुब्रिकेंट्स, और यही एक प्रोसेस होता है लुब्रिकेशन। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लुब्रिकेंट्स between machinery parts is
लुब्रिकेशन। मीन्स लुब्रिकेंट्स को अप्लाई करने का जो भी प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशंस। ठीक है, अब जो फंक्शंस हैं लुब्रिकेशन की कि लुब्रिकेशन करता क्या क्या है हम उसके बारे में देखते हैं। फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स। नंबर 1, सबसे पहला फंक्शन है इट रिड्यूसेस wear and tear of parts of machine। wear and tear मतलब कि मशीनरी पार्ट्स का कहीं से भी डैमेज हो जाना उसको ये बचाता है। ठीक है, इट रिड्यूसेस। सेकेंड वन इज इट रिड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ हीट। जो हीट बनती है उसको ये रिड्यूस करता है। हीट से क्या होता है, कोई भी मशीनरी पार्ट जल्दी खराब होता है तो ये हीट को रिड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी का मीन्स कि अब आपको अगर कोई चीज स्मूथली रन कर रही है और अगर आपको किसी चीज को धक्का मार के मतलब मूव करना पड़ता है, इसी तरीके से मशीनरी के पार्ट्स में अगर फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है तो वो एक दूसरे के ऊपर स्मूथली मूव नहीं करते, उनके लिए फोर्स ज्यादा यूज करना पड़ता है उनको अपने आप के लिए ताकि वो मूव कर सके। और फोर्स अगर वो ज्यादा यूज करेंगे तो एनर्जी उनकी ज्यादा वेस्ट होती है। तो लुब्रिकेंट्स का यूज करने पे क्या होता है कि एनर्जी जो लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट मेक्स relative motion between parts of machine smooth। स्मूथ मतलब आराम से, बहुत तरीके से उसके ऊपर आराम से स्लाइडली मूव करता है, वो उसके ऊपर मशीनरी के पार्ट्स जो है एक दूसरे के ऊपर आराम से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज it avoid cutting off moving surfaces। कटिंग वही जैसे वियर एंड टियर था, कटिंग मतलब कई बार क्या होता है कि कोई पार्ट स्लाइड करते करते मैंने आपको बताया कि उसके अंदर इंटरलॉकिंग हो जाती है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जब इंटरलॉकिंग होती है और जब हम इसको मूव करवाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को तोड़ने के लिए, तो कई बार क्या होता है पार्ट्स ऑफ मशीनरी भी डैमेज हो जाते हैं और कट हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो कट हो जाते हैं। तो उसी कटिंग को अवॉइड करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इट reduces maintenance and running cost। कॉस्ट ऑफ मशीन, ये मशीन की मेंटेनेंस और उसको मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट लगता है उसके ऊपर। जैसे मान लो बार बार मशीन खराब हुई तो हमारा क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। तो एक बार हमने लुब्रिकेंट्स के ऊपर खर्च करना है, उसके बाद हमें मशीन के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारी मशीन जो है दोबारा वर्किंग स्टेज में आ जाती है। तो ये हमारे सारे क्या है लुब्रिकेंट्स के यूजेस हैं। तो एक बार दोबारा देखिए, जो लुब्रिकेंट्स है वो वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी पार्ट्स उसको रिड्यूस कर देता है। इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ हीट, इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ एनर्जी, इट मेक्स द रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मशीनरी स्मूथ, एंड नेक्स्ट इज ये कटिंग ऑफ मूविंग सरफेसेस को अवॉइड करता है, ये कट नहीं होने देता किसी पार्ट को। और लास्ट वन इज कि ये रिड्यूस करता है मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। ठीक है, ये तो थे हमारे
लुब्रिकेंट्स के फंक्शंस, कि लुब्रिकेंट्स हम क्यों यूज करते हैं और क्या है उसका मेन पर्पस। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स। कितने टाइप के हमारे पास लुब्रिकेंट्स होते हैं? हमारे पास 3 टाइप के लुब्रिकेंट्स होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ lubricants. Number 1, liquid lubricants. Number 2, semi-solid lubricants. Semi-solid lubricants को हम ग्रीस भी बोलते हैं. And number 3 is solid lubricants. ओके, क्या है हमारे पास 3 टाइप के लुब्रिकेंट्स हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट्स, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और सॉलिड लुब्रिकेंट्स। तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लिक्विड लुब्रिकेंट्स के बारे में, कि लिक्विड लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। तो लिक्विड लुब्रिकेंट्स में हमारे पास मेन जो होता है वो है ऑयल। ठीक है, जो ऑयल होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स होते हैं। ठीक, द ऑयल, जो कि ऑयल फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है उसको हम लुब्रिकेंट ऑयल बोलते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेंट ऑयल का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है भी, उसमें क्या क्या होना चाहिए, लुब्रिकेंट ऑयल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, पहले हम वो देखते हैं। Characteristics of lubricant, liquid lubricants. Okay, liquid lubricant मतलब lubricants oil। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 हमारा कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि इसका जो प्रेशर होगा वो लो वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर लो होने का ये फायदा होता है कि अगर वेपर प्रेशर लो होगा तो उसके वेपर्स जल्दी नहीं बनते। मीन्स हमने अप्लाई किया और वो एकदम से उड़ गया, जैसे मतलब इवेपोरेट हो गया, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। मतलब लुब्रिकेंट ऐसा होना चाहिए कि जो हमने एक बार अप्लाई किया एटलीस्ट वो 6 मंथ्स हो, मतलब उसके ऊपर लगा रहे और हमारी मशीन की जो है वो स्मूथ वर्किंग होती रहे। अगर उसका वेपर प्रेशर लो नहीं होगा, वेपर प्रेशर हाई होगा, तो जैसे हम अप्लाई करेंगे 2-3 डेज बाद वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इसलिए उसका लो वेपर प्रेशर होना बहुत जरूरी है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसके अंदर ये होना चाहिए कि इसकी ये हमारी खासियत होनी चाहिए कि उसका वेपर प्रेशर लो होगा। सेकेंड वन इज उसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। लो फ्रीजिंग पॉइंट से मतलब है कि जैसे वाटर से हम आइस बनाते हैं, अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा तभी ये काम करेगा। अगर लो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा तो क्या होगा कि जल्दी फ्रीज हो जाएगा और ये जम जाएगा। जैसे सर्दियां होगी तो ये वैक्स का फॉर्म ले लेगा और वैक्स का फॉर्म लेके वो हिलेगा नहीं। मतलब वैक्स जो होती है वो स्टिकी होती है, वो किसी भी चीज को अपने साथ चिपका देती है, इसलिए उसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होना बहुत जरूरी है। थर्ड वन इज नॉन कोरोसिव मटेरियल होना चाहिए। वो नॉन कोरोसिव मतलब जो भी हम लुब्रिकेंट अप्लाई करते हैं उसकी ये इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए कि वो कोरोजन लगा दे, मीन्स वो रस्ट वगैरह नहीं लगाए, तो वो नॉन कोरोसिव होना चाहिए। अगर कोरोजन होती है तो कोरोजन ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए उसकी जो नेचर होनी चाहिए वो नॉन कोरोसिव होनी चाहिए। थर्ड वन इज उसकी जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी वो गुड होनी चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हीटिंग करने पे भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब हीट, जैसे ठंड का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सर्दी का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वैसे हीट करने का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्मी है या फिर मशीनरी पार्ट गर्म हो रहे हैं तब भी लुब्रिकेंट्स जो है अपना वर्क करते रहेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, लास्ट वन इज वो जो है रेजिस्टेंस टू द हाइड्रोलिसिस। पानी से भी उसका रेजिस्टेंस होगा, गुड रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोलिसिस मींस वाटर ऐड करने पे भी उस पे उसका कोई, जैसे कई बार क्या होता है वाटर गिर गया या फिर किसी भी मशीन में हम पानी का यूज भी करते हैं कई बार, तो उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तो हमारे लुब्रिकेंट्स में होने ही चाहिए। इनके बेसिस को, इनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ लुब्रिकेंट्स के बारे में बताती हूँ
ठीक है, जो हम लुब्रिकेंट्स अपने डेली मशीनरी के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिक्विड लुब्रिकेंट्स का देखेंगे। लिक्विड लुब्रिकेंट्स में हमारे पास आएगा लिक्विड लुब्रिकेंट्स। सबसे पहले हमारा आएगा मिनरल ऑयल। वन बाय वन हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको नेम्स बता रही हूँ कि पहला है मिनरल ऑयल, सेकेंड वन इज वेजिटेबल ऑयल। आपको नेम से ही आइडिया हो जाएगा कि ये ऑयल किससे बना है। थर्ड वन इज एनिमल ऑयल, ठीक है। फोर्थ वन इज ब्लेंडेड ऑयल एंड लास्ट वन इज सिंथेटिक ऑयल। ओके, तो ये हमारे 5 टाइप के ऑयल्स हैं जो कि लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट के अंडर आते हैं। तो हम वन बाय वन इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मिनरल ऑयल के ऊपर। मिनरल ऑयल्स क्या हैं हमारे पास। अब आगे मिनरल ऑयल्स के भी टाइप्स हैं, तो हम मिनरल ऑयल्स के टाइप पढ़ेंगे। द लुब्रिकेंट ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है, मतलब हमें इसकी डिस्टिलेशन करनी पड़ती है। डिस्टिलेशन मतलब ऐसे प्यूरिफिकेशन करते हैं और उसको फिर हम छानते हैं, उस तरीके से हम इसको डिस्टिल करेंगे। ओके, तो जो हमारा मिनरल ऑयल होता है वो एक ऐसा ऑयल है, मिनरल ऑयल जो है हमें वो डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से मिलता है। किसकी डिस्टिलेशन करेंगे हम इसमें, पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन करेंगे एट 400 डिग्री सेल्सियस। 400 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको उसकी डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन मतलब उसको क्लीन करेंगे हम, ठीक है। और जो हमें पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन करके मिनरल ऑयल मिलेगा, हम उसको फर्दर डिस्टिलेशन करेंगे। उसकी फर्दर डिस्टिलेशन करके हम उसको, अभी तो हमें मिक्स मिला है ना, मीन्स मिक्स मिनरल ऑयल मिला है। फर्दर डिस्टिलेशन करके हम जो मिनरल ऑयल है उसको लाइट मिनरल ऑयल, हैवी मिनरल ऑयल और रोड मिनरल ऑयल, इनमें हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसकी फर्दर हम डिस्टिलेशन करेंगे। फर्दर डिस्टिलेशन से हमें क्या मिलेगा, 3 टाइप के मिनरल ऑयल मिलेंगे। लाइट ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट इज हैवी ऑयल और नेक्स्ट इज रोड ऑयल। ओके, उसके बाद हम इसकी दोबारा से इसमें फिर भी इसमें कुछ अनवांटेड इंप्योरिटीज रहती हैं। फिर उसके बाद हम इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे। अनवांटेड इंप्योरिटीज में आपके पास होती है वैक्स, ठीक है, या फिर ऑक्सीडाइजेबल, जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है इंप्योरिटीज, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मिनरल ऑयल को पहले हम पेट्रोलियम से निकालेंगे, पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन करके, उसके बाद उसकी फर्दर डिस्टिलेशन करेंगे। आपको 3 टाइप के ऑयल्स मिलेंगे, बट ये 3 टाइप के जो ऑयल्स होते हैं वो भी, उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, जिसमें से वैक्स जो है वो मोस्ट कॉमन इसकी इंप्योरिटी होती है। वैक्स का क्या होता है कि जैसे ठंडक बढ़ जाती है तो जो मशीनरी के पार्ट्स हैं वो भी जाम होने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू वैक्स, मतलब एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये वाली इंप्योरिटीज रिमूव करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। वैक्स के बाद ऑक्सीडाइजेबल इंप्योरिटीज होती हैं कुछ, जो कि ऑक्सीडाइज होके उसको किसी और चीज में चेंज कर देती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ये इंप्योरिटीज रिमूव करना जरूरी है। तो पहले हम इसकी इंप्योरिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि मिनरल ऑयल में कौन कौन सी इंप्योरिटीज है और कौन कौन सी इंप्योरिटीज को हमने रिमूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी डीवैक्सीनेशन। पहली हमारी है डीवैक्सीनेशन। डीवैक्सीनेशन का मतलब है कि हमें वैक्स को रिमूव करना है। तो वैक्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्स को रिमूव करने के लिए डीवैक्सीनेशन, ओके। डीवैक्सीनेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करेंगे, ठीक है।
क्या करेंगे हम इसको सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करेंगे हम इम्प्योरिटीज को या फिर वेजिटेबल ऑयल को जिसके अंदर इम्प्योरिटीज है, सॉरी मिनरल ऑयल को, मिनरल ऑयल्स को, ठीक है। सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करेंगे हम मिनरल ऑयल को। मिक्स करने के बाद हम उसकी कूलिंग करेंगे अप टू 30 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको 30 डिग्री सेल्सियस तक कूल करेंगे तो जो वैक्स होगी वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी। प्रेसिपिटेट का मतलब कि ऊपर इकट्ठी हो जाएगी या फिर उसके पॉइंट्स बन जाएंगे, गोलियां बन जाएंगी उसकी, ठीक है। वैक्स जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। उसके बाद हम उसको फिल्टर कर देंगे, ठीक है। फिल्टर करके हमारी सारी वैक्स रिमूव हो जाएगी और जो बचेगी वो हमारी डीवैक्सीनेशन मींस वैक्स को रिमूव करके जो हमारे मिनरल ऑयल आया है, हमने इम्प्योरिटीज रिमूव कर दी है वैक्स वाली, तो उसको हम बोलते हैं, ये हमारा प्रोसेस होगा डीवैक्सीनेशन का। सॉल्वेंट को मिक्स करना है मिनरल ऑयल के साथ, उसको 30 डिग्री पे कूल करना है, देन वैक्स को प्रेसिपिटेट आउट कर देना है एंड देन फिल्टर कर लेना उसको। तो जो भी आपको मिनरल ऑयल मिलेगा वो हमारा प्योर मिनरल ऑयल होगा जिसमें कोई भी वैक्सीनेशन मींस वैक्स की कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट इम्प्योरिटी, नेक्स्ट इम्प्योरिटी है हमारी सॉल्वेंट। नेक्स्ट इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम करते हैं सॉल्वेंट रिफाइनिंग। सॉल्वेंट रिफाइनिंग में हम लेंगे फिनॉल, ओके। फिनॉल का क्या काम होता है कि फिनॉल जो होता है वो ऑयल के साथ मिक्स नहीं होता, बट वो क्या करेगा, इम्प्योरिटीज को अपने अंदर मिक्स कर लेगा। तो क्या करता है फिनॉल, इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। बट ये क्या करता है कि ऑयल के ऊपर तैरना शुरू कर देता है या फिर नीचे बैठ जाता है। तो इससे क्या होता है, जब हम फिनॉल को मिक्स करते हैं मिनरल ऑयल के अंदर तो हमारे को दो डिफरेंट टाइप की लेयर्स मिल जाती हैं, लाइक दिस। हमें दो डिफरेंट टाइप की लेयर मिल जाएंगी, मींस ये ऑयल एक साइड पे ऑयल होगा और एक साइड पे फिनॉल के साथ इम्प्योरिटीज मिक्स होंगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने देंगे, उसके बाद हम एक लेयर को रिमूव कर लेंगे और एक लेयर जो बचेगी वो हमारी मिनरल ऑयल का प्योर पार्ट होगा, ठीक है। लास्ट वन एसिड रिफाइनिंग। लास्ट वन इज एसिड रिफाइनिंग। एसिड रिफाइनिंग, एसिड रिफाइनिंग के नेम से आपको लग रहा है हमने क्या करना है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करवाना है या कोई भी एसिड जो होगा हमारा जो हम यूज करेंगे इसको फिल्टर करने के लिए, इसको क्लीन करने के लिए हम एसिड को मिक्स करवाएंगे। बट एसिड का यही होगा कि एसिड ने सिर्फ इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व करना है अपने अंदर, बट मिनरल ऑयल को जो नहीं डिसॉल्व करेगी वो, तो एसिड क्या करेगा, कुछ इम्प्योरिटीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा या और जो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व करके एक मटेरियल बना देगा जिसको हम बोलते हैं स्लज या फिर स्लैग बोलते थे हम, स्लज को हम आसानी, स्लज मतलब कबाड़ इकट्ठा हो जाता है कुछ, तो उसको हम आसानी से रिमूव करके अपने मिनरल ऑयल को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा मिनरल ऑयल के बारे में, मिनरल ऑयल और उसको हमने कैसे उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया, ठीक। नेक्स्ट वन इज सेकेंड हमने पढ़ा था वेजिटेबल ऑयल। नेक्स्ट वन इज वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल के नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि वेजिटेबल ऑयल वो ऑयल होता है जो कि हमें वेजिटेबल से मिलता है, ठीक है। जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स या जो भी वेजिटेबल होगी उससे जो ऑयल निकलता है उसको हम वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। हाँ जी, हमारे पास कुछ वेजिटेबल ऑयल्स हैं। सबसे पहले हम वेजिटेबल ऑयल के बारे में देखेंगे। वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो हमें ट्रीज या प्लांट से मिलता है या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल से मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ वेजिटेबल ऑयल्स हैं। सबसे पहले है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का नाम आपने सुना होगा, जो मोस्टली है वह आजकल हम अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो एज ए लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है। तो जो ऑलिव ऑयल होता है वो ओलिवर नाम के ट्री से मिलता है, हमें ओलिवर ट्री नाम से मिलता है, और उसका जो कलर होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है, ठीक है। गोल्डन येलो सा कलर होता है।
एंड वो जो है वो बीयरिंग्स, बॉल बीयरिंग्स जो होती हैं और ऑर्डिनरी मशीन, सिंपल मशीन्स जो होती हैं उनको लुब्रिकेंट करने के लिए यूज की जाती है, उनकी लुब्रिकेशन के लिए यूज की जाती है। सेकेंड वन इज पाम ऑयल। पाम ऑयल पाम ट्री होता है ना, उससे मिलता है। पाम ट्री के कर्नल्स होते हैं, छोटे छोटे वहाँ पे फ्रूट्स लगे होते हैं, उनसे हमें पाम ऑयल मिलता है। पाम ऑयल जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है और वो बहुत ही डेलिकेट ऑपरेटस जैसे साइंटिफिक ऑपरेटस या फिर वॉच और क्लॉक की लुब्रिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो थर्ड वन इज कोलजा ऑयल। कोलजा ऑयल जो है वो कोलजा नाम के प्लांट से मिलता है हमें, और उसका जो कलर होता है वो पेल येलो कलर होता है, और वो जो है वो स्टीम सिलेंडर की लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑलिव ऑयल जो कि ओलिवर ट्री से मिलता है, पाम ऑयल जो कि पाम कर्नल ऑफ पाम फ्रूट से मिलता है, और थर्ड वन इज कोलजा ऑयल जो कि कोलजा प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो सबके अलग अलग यूजेस हैं। इसके बाद हमारे पास दो ऑयल और हैं जो कि हैं कैस्टर ऑयल और हेजलनट ऑयल। कैस्टर ऑयल एंड हेजलनट ऑयल। तो जो कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल जो है वो हमारे पास पेल ग्रीन कलर का होता है और वो सीड्स ऑफ कैस्टर से मिलते हैं हमें। कैस्टर भी एक प्लांट है, ठीक है, और वो हमारे पास पेल ग्रीन कलर का होता है। बॉटल्स भी आती हैं इसकी कैस्टर ऑयल जो, ठीक है, और इसका जो यूज है वो हम डेलिकेट अपरेटस, वही मशीनरी के पार्ट्स, डेलिकेट अपरेटस के लिए नहीं, बीयरिंग्स और मशीनरी पार्ट्स की लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसके लिए मशीनरी पार्ट्स। ओके, एंड लास्ट वन इज हेजलनट ऑयल। हेजलनट ऑयल, तो जो हेजलनट ऑयल है वो हम निकालते हैं हेजलनट फ्रूट से, हेजलनट फ्रूट से, एंड उसका जो कलर होता है हमारे पास हेजलनट फ्रूट, और वो वॉचेस और क्लॉक्स की लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, ये तो थे हमारे वेजिटेबल ऑयल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी आप मिनरल ऑयल्स और वेजिटेबल ऑयल के बारे में स्टडी कीजिए, आगे मैं आपको नेक्स्ट में कंटिन्यू कराती हूँ। थैंक यू।